युआन यिन शहर में एक शांतिपूर्ण दिन था। सुबह लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे और चिड़ियां चहचहा रही थी। सड़कों पर गाड़ियां व्यवस्थित रूप से चल रही थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त फुटपाथों पर टहल रहे थे। पूरे शहर की तरह रुआन परिवार का रुआन विला भी सुबह के समय शांत था, क्योंकि उनके युवा मालिक आमतौर पर इसी समय सोते थे। ये रुआन परिवार का मुख्य विला नहीं था, बल्कि एक छोटा विला था जहां युवा मालिक रुआन परिवार का इकलौता बेटा स्वतंत्र रूप से रहता था। बेशक एक युवा मालिक के आजादी के साथ ढेर सारे नौकर भी आते थे, इसलिए घर का इकलौता मालिक होने के बावजूद सैकड़ों नौकर उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। नाश्ता तैयार करो मिस लिम। 40 के आसपास की एक सौम्य महिला ने रसोई के काम की प्रभारी नौकरानी, जिसे लेडी लिम भी कहा जाता था, से पूछा। जाहिर है युवा मालिक के उठने में बस 2 घंटे ही बचे हैं। मिस कॉन्ग, लेडी लिम ने विला की मुख्य नौकरानी शू कॉन्ग उस सौम्य महिला को उत्तर दिया। आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद। शू कॉन्ग ने विनम्रता से उत्तर दिया और विला के अन्य कामों की देखरेख करने चली गई। माली शांति से अपना काम कर रहे थे। कपड़े धोने का काम भी शांति से हो रहा था। विला का हर काम शांतिपूर्वक चल रहा था। हाँ, ऐसा शैतान चेयरमैन और मालकिन का खून कैसे हो सकता है? अब वो रोजाना ये सवाल पूछे बिना नहीं रह पाती थी। वो दिन में कई बार पूछती थी। कभी-कभी, क्या मुझे इससे पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए कि ये हाथ से निकल जाए? वो मन ही मन सोच रही थी। दिन ब दिन उनके युवा मालिक की हालत बिगड़ती जा रही थी। पहले तो उन्हें बस हल्की-फुल्की डांट फटकार मिलती थी। फिर ये थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जल्द ही उनके मुंह से गालियां निकलने लगी। अगर इतना काफी नहीं था, तो उस सूची में शारीरिक डांट फटकार भी जुड़ गई। धीरे-धीरे ये बिगड़ता जा रहा था। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती, तो वे उसकी कड़ी शिकायत करते। कभी-कभी ये मारपीट तक पहुंच जाती और पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता। सब डरे हुए थे, उस दिन का डर जब हालात हाथ से निकल जाएंगे। बेशक युवा मालिक के लिए ये कोई समस्या नहीं होगी। वो युआन यिन शहर के सबसे बड़े परिवार का युवा मालिक था। हजारों आम लोगों को मार भी डाले तो ज्यादा से ज्यादा उसे हल्की सी डांट ही पड़ेगी। इसीलिए सिर्फ ज़ूकांग ही नहीं, बल्कि ज्यादातर नौकर भी कुछ अनहोनी होने से पहले ही चले जाना चाहते थे। जैसे ही वो शांति से ये सोच रही थी, एक चीख जिसने उसके अंदर तक हिला दिया, पूरे विला में गूंज उठी, जिसने ना सिर्फ उसे बल्कि काम कर रहे सभी लोगों को चौंका दिया। ज़ूकांग के साथ-साथ सभी लोग पूरी तरह से भयभीत होकर सोच रहे थे, क्या आज आखिरकार कुछ होने वाला है? ज़ूकांग जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपने युवा मालिक के कमरे की ओर दौड़ी। हालांकि वो जानती थी कि वो खतरे की ओर बढ़ रही है, फिर भी वो किसी और को युवा मालिक के गुस्से का शिकार नहीं बनने दे सकती थी। मिस कांग, रास्ते में उसकी मुलाकात मुख्य बटलर चेन जियान से हुई, जो भी उसकी ही दिशा में जा रहा था। ये खतरनाक हो सकता है, कृपया पीछे रहें, उसने ज़ूकांग को निर्देश दिया। चेन जियान 50 के आसपास का आदमी था, लेकिन चूंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, ज़ूकांग को यकीन था कि वो युवा मालिक से अपनी रक्षा कर सकता है। इसने उसकी सलाह मान ली। वे दोनों युवा मालिक के कमरे के बाहर रुक गए, जहां से अभी भी चीखने की आवाजें आ रही थीं। वे दोनों दरवाजा खोलने से डर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके युवा मालिक के साथ अंदर कौन है। अंदर कौन है? चेंजियान ने शूकांग से धीरे से पूछा। उसे भी पता नहीं था कि अंदर कौन है, इसलिए वो बस अपना सिर हिला सकी। चेंजियान इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए हिम्मत जुटाकर उसने बेडरूम और दरवाजे का ताला धीरे से खोला। शूकांग और चेंजियान के आने से पहले कमरे के अंदर, एक बार फिर कहो कमीने, एक खूबसूरत युवक अपने बिस्तर पर पूरी तरह नंगा हवा में ऐसे चिल्लाया जैसे किसी देवता को पुकार रहा हो। होस्ट, आपको शांत होने की जरूरत है। उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी, जिसे उसके अलावा कोई नहीं सुन सका। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है मुझे इस बारे में शांत रहना चाहिए?
खूबसूरत लड़का फिर से जोर से चिल्लाया और हवा में जोर से हाथ मारा। होस्ट, अपनी अच्छी बात देखो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो। उसके दिमाग में जो आवाज आ रही थी वो बेहद डरी हुई लग रही थी। इसने युवा लड़के को उसे उज्जवल पक्ष दिखाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन युवक केवल क्रोधित हो गया। मेरे पास वो सब कुछ था जो मैं घर पे चाहता था, मुझे इसके लिए इस जगह आने की क्या जरूरत है? युवक लगातार चिल्लाता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा जल्द ही दूर नहीं होने वाला था। लेकिन लेकिन मेजबान, ऐसा नहीं है कि मैं वो हूं जो आपको यहां लाया हूं। उसके सिर में आवाज ने मासूमियत से भरे स्वर में खुद का बचाव किया। तुम मौदर चोद, पूरी तरह से मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। फिर ये कौन है? कौन जिम्मेदार है? युवक की आवाज अचानक से ऊपर और नीचे हो जाती थी, जिससे उसके सिर में आवाज भ्रमित हो जाती थी। मैं निश्चित नहीं हूं मेजबान, शायद ये भगवान थे। उसके दिमाग की आवाज को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। वो पूरी तरह से असमंजस में थी, इसलिए उसने समझदारी भरा कदम उठाने का फैसला किया। चुप हो जाओ और गुस्से को शांत होने दो। शू कांग और चैन जियान ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि उनके युवा स्वामी अपने बिस्तर पर पूरी तरह नग्न अवस्था में बैठे हैं और किसी गुस्सैल सांड की तरह घुरबुर्रा रहे हैं। ऐसा नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उनकी उपस्थिति का हल्का सा भी संकेत मिला, उनके युवा स्वामी की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शू कांग की बात तो समझ में आती थी क्योंकि वो एक सामान्य इंसान थी, लेकिन चैन जियान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जो एक उच्च लोक में क्यों गुरु थे। फिर भी क्रोध से भरी उन आंखों में देखते हुए उन्हें बस एक ठंडक और एक ऐसी बर्फीली ठंड दिखाई दी जिसने उन्हें 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए पूरी तरह से जमा दिया। तुम कौन हो? उनके युवा स्वामी ने पूछा, ये देखते हुए कि वे दोनों दरवाजे पर डर या किसी और वजह से जड़वत खड़े थे। दोनों जवाब देना भूल गए क्योंकि पहले वाली तस्वीर अभी भी उनके जहन में ताज़ा थी। हालांकि जवाब न मिलने से उनके पहले से ही गुस्सैल युवा स्वामी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। मैंने कहा था कि तुम दोनों कौन हो? एक ऐसी चीख जो मुर्दों को भी जगा देती उन दोनों पर पड़ी और उन्हें उनकी समाधि से बाहर ला दिया। माफी चाहता हूं युवा स्वामी रुआन, हम आपके वफादार सेवक हैं। दोनों ने सामान्य से थोड़ी ऊंची आवाज में एक सुर में जवाब दिया, हालांकि ये उनके स्वामी की चीखों के सामने कुछ भी नहीं था। तो बिना रोके ऐसा कहो, उनके युवा स्वामी ने डांटते हुए जवाब दिया और बिस्तर पर वापस लेट गए, अभी भी नग्न। उनके कपड़ों की हालत देखकर जू कांग बोली, युवा स्वामी, अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। उसे अपने युवा स्वामी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि अगर उनकी निगरानी में उन्हें कुछ हो गया तो उनके सर पर चोट लगेगी, भले ही उनका अध्यक्ष एक दयालु व्यक्ति हो। तभी युवा रुआन ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि वह बिना अंडरवेयर के भी पूरी तरह नग्न था। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया, अभी भी नग्न। उसने खुद को ढकने की भी जहमत नहीं उठाई और कपड़ों से भरी अलमारी की ओर चला गया। दोनों नौकरों ने अपने युवा मालिक को अंदर आते देखा और जल्द ही एक और चिल्लाहट आई, पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं एक जोकर की तरह कपड़े पहनूं? जू कांग को ऐसा लगा जैसे उस चीख से उसके कान के पर्दे दर्द कर रहे हों। उनके युवा मालिक अंडरवेयर और एक जोड़ी सैंडल पहने हुए अलमारी से बाहर निकले और चेन जियान को संबोधित किया, मुझे एक अच्छे दर्जी के पास ले चलो। बहुत बढ़िया। ये एक आश्चर्य था। उनके युवा मालिक के कई काम अद्भुत थे, लेकिन उनके पास इस पर सवाल उठाने का समय नहीं था क्योंकि वे अपने युवा मालिक की चीखों से पूरी तरह अभिभूत थे। चेन जियान ने जल्दी से सिर हिलाया और युवा मालिक को विला के बाहर ले गया। विला में मौजूद हर नौकर ने अपने युवा मालिक के गुजरने पर झुककर प्रणाम किया, लेकिन वे उसके पहनावे को देखकर दंग रह गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि युवा मालिक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे एक कार में बिठाया गया और कार चालक उसके मालिक के असामान्य व्यवहार के कारण बहुत तनाव में चली गई। आमतौर पर वो और भी बुरा होता था, आज वो अप्रत्याशित था। चेन जियान खुद यात्री सीट पर था क्योंकि वो भी अपने युवा मालिक की नई हरकतों से हैरान था। काली आलीशान लिमो की पिछली सीट पर युवा रुआन अकेला बैठा था और आंखों में गुस्से से उबलता हुआ खाली जगह को घूर रहा था। अच्छी बात यह थी कि वह कम से कम चिल्ला तो नहीं रहा था। सरल शब्दों में समझाओ, उसने अपनी आवाज में पूछा। सिर। हाँ हाँ, उसके दिमाग में आवाज हकला रही थी, लेकिन फिर भी खुद को समझाने लगी। इस समय मेजबान, आप किसी और ही दुनिया में हैं, उपन्यासों की दुनिया।
युवा रुआन ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आवाज ने खुद को एक और चीख के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि युवा रुआन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जारी रखें, युवा रुआन ने बस यही सोचा जो उसके दिमाग में आवाज के लिए था। आपका उद्देश्य इस दुनिया में 50 साल तक बिना मरे जीवित रहना है। मुझे कौन मारेगा? आवाज के नवीनतम खुलासे के बाद उसने अगला सवाल पूछा। दुनिया की इच्छा तुम्हें किसी न किसी तरह मार ही डालेगी, क्योंकि तुम नायकों के लिए आधारशिला बनने के लिए ही बने हो। मेजबान के गुस्से को शांत करने के लिए आवाज रुक गई। युवा रुआन कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसका गुस्सा हर पल बढ़ता घटता रहा। नायकों से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अगला सवाल पूछा, और वो बात कही जो शायद कई लोगों ने अनसुनी कर दी हो। आवाज ने नायक कहा था, जिसका मतलब था कि एक से ज्यादा नायक थे। तुम पहले उपन्यास के खलनायक हो, लेकिन अगर तुम पहले उपन्यास में सफल हो गए तो तुम स्वतः ही दूसरे उपन्यास के खलनायक बन जाओगे। अगर मैं इसमें शामिल न होने का फैसला करूं तो क्या होगा? युवा रुआन ने आगे पूछा। तुम नहीं हो सकते, तुम्हें होना ही होगा। युवा रुआन ने जवाब में कुछ नहीं कहा और पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? मैंने पहले कभी ऐसे उपन्यास नहीं पढ़े हैं। मेजबान ने कभी उपन्यास नहीं पढ़े हैं? युवा रुआन के जवाब पर आवाज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं विभिन्न देशों के 7 अलग-अलग समय क्षेत्रों में 10 अलग-अलग विश्व स्तरीय कंपनियां चलाता हूं। क्या आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ करने का समय होगा? मेरे पास एक प्रेमिका के लिए भी समय नहीं है। युवा रुआन ने मन में उत्तर दिया। आवाज एक बार फिर चकित हुई, लेकिन अपने मेजबान को लुभाने का विकल्प चुना। तब आप इस दुनिया में जितनी चाहें उतनी लड़कियां पा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी दुनिया में एक भी नहीं मिल सकती? मैं बस चुनना नहीं चाहता। युवा रुआन अपने मन में चिल्लाया, जिससे आवाज एक बार फिर कांप उठी। युवा मालिक, हम आ गए हैं। तभी चेन जियान ने ड्राइवर सेक्शन और लिमो के पीछे का विभाजन खोलते हुए सूचित किया। हम इस बातचीत को बाद में जारी रखेंगे। युवा मालिक, चेन जियान ने पूछा। सड़क पर भी लोग युवा रुआन को अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ तो तस्वीरें भी ले रहे थे। युवा रुआन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उस आकर्षक और आलीशान दिखने वाली दुकान के प्रवेश द्वार तक चला गया।